नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। देश में क्रिकेट का सबसे बड़ा मंच कौन सा है अगर सवाल पूछा जाए तो लोग कहेंगे आईपीएल। लेकिन सर्दी में भी आज मैदान से ज्यादा गर्मी बाहर देखने को मिल रही है और वजह यही आईपीएल है। मुस्तफिजुर रहमान से जुड़ा हुआ एक विवाद है और उस पर आया हुआ एक ऐसा बयान जिसने सियासत, धर्म और कानून तीनों को एक साथ कटघरे में लाकर के खड़ा कर दिया है। मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है, नहीं तो 1 मिनट में दंगा हो जाए। अब ये शब्द है या खुली धमकी है? ये सवाल सीधा है कि क्या असहमति जताने का यही तरीका है कि किसी समुदाय के नाम पर हिंसा का संकेत देना स्वीकार हो सकता है? आज हम पूछेंगे, क्या खेल को जानबूझ करके सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है? क्या भड़काऊ बयानों पर कानून की धार कुंद हो चुकी है? और अगर नहीं हुई है तो कार्रवाई कहां है? देश का संविधान कहां है? देश का संविधान यही कहता है ना कि सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन हिंसा भड़काने का लाइसेंस अभी तक देश के संविधान ने किसी को नहीं दिया है। तो इसीलिए सवाल ये उठता है कि क्या जिम्मेदार नेतृत्व की जगह उकसावे की राजनीति ने ले ली है? क्या ऐसे बयान समाज को जोड़ते हैं या फिर तोड़ते हैं? आज की बहस में जवाब चाहिए, भावनाओं से नहीं, तथ्यों और कानून से। खेल को खेल रहने दीजिए, आस्था को आस्था, राजनीति को जवाबदेह होना चाहिए, क्योंकि अगर शब्दों से आग लगेगी तो जलेंगे सब। और आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा, उनसे रूबरू करवाऊंगी, सीधे सवाल भी पूछेंगे और समझेंगे कि आखिरकार एक व्यक्ति का समर्थन करते करते पूरे देश का विरोध करना क्यों शुरू कर दिया जाता है? क्यों एक समुदाय को भड़का करके दूसरे समुदाय के सामने खड़े करने की राजनीति की जाती है? अब वो मौलाना कौन से हैं जिन्होंने ये देश विरोधी बयान दिया है, जिन्होंने दंगे भड़काने वाला बयान दिया है? उनके बारे में इस रिपोर्ट में देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। ये तो भला हो मेरी कौम के मुसलमानों का कि वो बहुत धैर्य के साथ काम कर रहा है, नहीं तो दंगा होने में कोई वक्त बाकी नहीं है। गौर से देख लीजिए, ये है मौलाना साजिद रशीदी, जिनका साफ कहना है कि मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है, नहीं तो 1 मिनट में दंगा हो जाए। भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सभी को बोलने का अधिकार है, लेकिन क्या लोकतंत्र की आड़ में एक समुदाय को दंगे के लिए भड़काना सही है? इस्लाम का तमगा थामे ये मौलाना का बयान हिंदू मुस्लिम भाईचारे में जहर का बीज बो रहा है। दरअसल आईपीएल 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा। इसके बाद भारत में विरोध शुरू हुआ। बीजेपी नेता, हिंदू संगठन से जुड़े संत और कथावाचक सभी ने इस फैसले पर सवाल उठाए। विरोध के जवाब में कुछ मुस्लिम धर्मगुरु सामने आए और यहीं से मामला खेल से निकलकर धार्मिक टकराव की ओर बढ़ गया। मौलाना साजिद रशीदी का बयान अब विवाद के केंद्र में है। उन्होंने साफ कहा, मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है, नहीं तो 1 मिनट में दंगा हो जाए। ये लोग वो हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, नफरत फैलाकर देश में गृह युद्ध करना चाहते हैं। यानी इस तरह के बयान देते हैं ये लोग कि अगर मुसलमान बर्दाश्त ना करे तो 1 मिनट में दंगा हो जाए। ये तो भला हो मेरी कौम के मुसलमानों का कि वो बहुत धैर्य के साथ काम कर रहा है, नहीं तो दंगा होने में कोई वक्त बाकी नहीं है। यही बयान अब देश की शांति के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। आईपीएल के मैदान से उठा विवाद अब मौलाना साजिद रशीदी के विवादित बयान के बाद धार्मिक पीच पर पहुंच गया है। मौलाना साजिद रशीदी का बयान अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। ये कठमुल्ले आतंकवादी हैं, देश में अराजकता फैलाने का काम करता है, देश में हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहता है। सवाल सीधा है, क्या खेल के नाम पर नफरत फैलाने की छूट मिल सकती है? क्या किसी भी धर्म गुरु को दंगा का डर दिखाने का अधिकार है? देखिए, देश जो है संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। मौजूदा वक्त में जो हालत हैं, कुछ लोग हैं मुसलमानों से ज़बरदस्ती जय श्री राम कहलाना चाहते हैं, वंदे मातरम कहलाना चाहते हैं, या फिर और अलग अलग जगहों पर जो है क्या बेच रहे हो, क्या खा रहे हो, हलाल होगा नहीं होगा, हराम बिकेगा, ये सब वक्ती बातें हैं। आईपीएल का ये विवाद अब सिर्फ एक खिलाड़ी तक सीमित नहीं, ये जिम्मेदार बयानबाजी की परीक्षा है, क्योंकि एक गलत बयान मैच नहीं,
देश का माहौल बिगाड़ देता है। देश खेल से जुड़ना चाहता है, ना कि नफरत से। अब देखना होगा क्या कानून भड़काऊ बयानों पर एक्शन लेता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल क्या है, पहले वो जान लीजिए, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। सवाल ये है कि क्या मौलाना ने शाहरुख के बहाने दंगा भड़काने की कोशिश की है? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि आपने अभी अभी सुना होगा कि मौलाना क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ से क्या बयान दिया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ये तो मेरी कौम का शुक्र है। कितने संभल करके बैठे हुए, वरना 1 मिनट में देश में दंगा हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो बात करते हैं कि सांप्रदायिक दंगे कोई और भड़काता है। ये खुलेआम इस तरीके के बयान देते हैं और उसके बाद पल्ला झाड़ लेते हैं। इन लोगों को पहचान लीजिए, इनके चेहरों को पहचान लीजिए कि ये समाज में किस तरीके से गंदगी फैलाने का काम करते हैं। कौन कौन मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आपका रूबरू करवाती हूँ। आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही राशिद शरीफ, अध्यक्ष SIMPLB के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महबूब रजा, मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले राशिद शरीफ जी, आप ही से मैं ये बयान का मायने समझ लेती हूँ कि जो बयान दिया गया है, क्या मौलाना साजिद रशीदी कहना चाह रहे हैं? समझ में तो सीधा सीधा आ गया है कि दंगे भड़क जाएंगे अगर मुसलमानों ने सोच लिया। तो कौन सी चीज है जो मुसलमानों को रोक रही है और कौन सी ऐसी चीज है जो साजिद रशीदी को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि देश में दंगे हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। देश में बहुत प्यारा देश है हमारा, सब मिलके ऐसो आज़ादी में लड़े तो है। इस तरीके की कोई बात करना नहीं चाहिए। सबको पहले के आज नया साल का दूसरा दिन है, बहरहाल में हमारे तरफ से सबको मुबारक बहुत बहुत। अब शुभ शुभ बात करेंगे, शुभ शुभ तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। देश की तरक्की बहुत ज्यादा पीछे हो गई है, तो हिंदू मुसलमान नफरत बहुत ज्यादा आगे हो गया है कि आज के डेट में ऑडिट होना चाहिए। 1 साल 2025 में हुकूमत क्या करी वो टीवी पे बताना चाहिए। ये ना कि मौलाना ये बोल दिए, मौलाना वो बोल दिए, ये दंगे 1 मिनट में भड़क जाएंगे। कोई भी कोई बच्चे नहीं है, हमें दिखाना नहीं चाहिए। पूरे समझदार है मैडम, पूरे समझदार है, 1 मिनट, पूरे समझदार है। कोई भी इस तरीके के बयानात पे भड़कने वाले है नहीं। दुनिया का आज तक जितने भी हमारे, हमें दिखाना नहीं चाहिए या साल के पहले दिन उनकी तरफ से ये बयान नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। साल तमाम 11 साल से यही बयान आता आ रहे ना। मैं नहीं चाहूंगा आज कोई भी डिबेट में इस तरीके की तकलीफ किसी को, ना मेरे तरफ से हो ना हमारे हिंदू भाई की तरफ से हो। बस अब हम यहाँ से मैडम एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहेंगे। हम यहाँ से देश की तरक्की की बात करना चाहेंगे। हम यहाँ पे कितने स्टेट, हमारे 28 स्टेट है, कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, कौन नंबर 3, कौन जद्दोजहद में है, कोई आगे बढ़ने की, वो बात करना चाहिए। ये नहीं कि है तो ये मौलाना ये पंडित ये बोल दिया, वो हमको कचरा सुन नहीं दिए। अब इस वक्त हमारे 2026 में जिस तरीके से बयान देते हैं, नया इंडिया बनाना है। आपकी तरह अगर उनकी सोच होती तो वो इस तरीके का बयान नहीं देते ना। अब उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है, कुछ सोच समझ करके उन्होंने दिया होगा। या अब देखिए आप, कोई हथियार बांट रहा, क्या कर सकते हैं आप? कौन हमारे देश में एक्शन लेने वाला तो कोई नहीं है। हथियार बांट रहा। मौलाना साजिद रशीदी ने जो बयान दिया है, मौलाना साजिद रशीदी ने जो बयान दिया है, देश में पहले ही दिन आग लगाने वाला बयान उन्होंने दिया है। अगर उन्हें थोड़ी सी भी अपने मुल्क की परवाह होती तो ये नहीं कहते कि मुसलमान भाई वो तो मैं अपनी कौम का शुक्र अदा करता हूं। एच.एस. रावत जी, आपने शब्द सुने, मैं अपनी कौम का शुक्र अदा करता हूं, वरना 1 मिनट में यहां पर दंगे हो जाएंगे। और ये वही व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं अरे बांग्लादेश से हमें क्या लेना देना, बांग्लादेश से हमें क्या लेना देना। तो राशिद शरीफ तो ऐसे ही बयान देंगे जब बात बांग्लादेशियों की होगी। तो राशिद शरीफ को अपना घर नहीं दिखता। अब राशिद शरीफ जी तो ये कह रहे हैं, राशिद शरीफ जी माफ करिएगा, मैंने आपका नाम गलती से ले लिया, साजिद रशीदी का नाम मैं लेना चाह रही थी। राशिद शरीफ जी तो यहाँ पर सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि बात इस देश की इसलिए होनी चाहिए कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, कहाँ हमें आगे बढ़ना है। लेकिन अगर साजिद रशीदी की बात करूं मैं, तो साजिद रशीदी तो इस तरीके से बयान देते रहते हैं कि हमारी कौम का शुक्र अदा, बांग्लादेश से हमें क्या लेना देना। तो ये उनके बयान है। वो देश को भड़काने की बातें करते हैं, देश को बांटने की बातें करते हैं, देश में दंगा फैलाने की बातें करते हैं और उसके बाद फिर अपने बयान से थोड़ी देर में यूं पलट जाएंगे जैसे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। जी बिल्कुल, इसमें मीनाक्षी जी कोई दो राय नहीं है। ये एक देशद्रोही बयान है और इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये वही साजिद रशीदी हैं। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के लिए आप क्यों बात करते हो, तो बोले वहाँ जो है इंसानियत है। यानी अगर वहाँ मुसलमान और इजराइल में आपस में युद्ध हो रहा है
और वहाँ मुसलमान मारे जाते हैं, इजरायली मारे जाते हैं, तो वो इंसानियत की बात है। और यहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं तो बांग्लादेश में ये बोलते हैं कि हमें उससे क्या लेना देना। इसका मतलब इस देश में रह करके इस देश के जो लोग हैं, सपोर्टर लोग हैं, उनके बारे में इस तरह का बयान देना मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और मैं धन्यवाद देता हूँ शरीफ साहब को, उन्होंने एक अच्छा बयान दिया है। देश के हित में बयान देना चाहिए, लेकिन ऐसे जो लोग देशद्रोही बयान देते हैं, जो दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी यहाँ टीवी से बोलना चाहिए। राशिद शरीफ साहब को बोलना चाहिए, इसकी भर्त्सना करनी चाहिए कि ऐसे मौलानाओं पे यकीन न किया जाए। ये जिहादी किस्म के लोग हैं, ये जिहाद फैलाना चाहते हैं। अगर इनकी बातों पे कुछ लोग अगर आ जाएं, इनकी बातों में आ जाएं, तो कहीं ना कहीं दंगा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर लोगों ने सोच लिया कि मौलाना की तरफ से इस तरीके से बयान दिया गया है, तो हो सकता है कि वो हमें इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आइए दंगा करिए। ये भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। सौरभ दुबे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपसे पूछती हूँ महबूब रजा जी, परसों आप मेरे साथ डिबेट में थे, आज आप मेरे साथ डिबेट में हैं, कल भी आप मेरे साथ डिबेट में थे, और आपको याद होगा कि क्या क्या बयान लेकर के वो डिबेट की गई है। एक तरफ मंदिर गई नुसरत भरूच, तो एक मौलाना ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। एक मौलाना कल ये कहते हैं कि शिर्क से बड़ा कोई अपराध नहीं है, भले ही किसी का बलात्कार हो रहा हो। अब आज एक मौलाना ये कह रहे हैं कि 1 मिनट में दंगा हो जाएगा। ये कब तक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो मिसाल है वो देश हमारा देता रहा है। लेकिन इससे इतर ये जो बयान आते हैं मौलानाओं के, ये तो ऐसे बयान होते हैं कि गंगा जमुना तहजीब कभी इस देश में थी ही नहीं। अगर इस तरीके के बयान आएंगे तो क्या संदेश जाएगा फिर समाज में? देखिए, मौलाना का जो बयान है वो बिल्कुल ही सही नहीं ठहराया जा सकता। इस कोई भी अकलमंद आदमी, कोई भी जी शोर अल्लाह ने जिसको भी अकल दिया, नहीं ठहराया जा सकता। मगर उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं कि मौलाना इस बयान पर कैसे गए, कहां से गए। बिल्कुल कहिए। तो इससे पहले संगीत सोम ने जो बयान दिया है, मुस्तफिजुर रहमान जो क्रिकेटर को केकेआर ने खरीदा है नीलामी में 9 करोड़ समथिंग लाख में, उसको लेकर के उन्होंने बयान दिया था संगीत सोम कि अगर ये आते हैं तो मैं क्रिकेट के मैदान को खोद दूंगा, और शाहरुख खान देश का गद्दार है, देश का फला है। फिर वे विवेकानंद ठाकुर जी बोलने लगते हैं शाहरुख खान देश का गद्दार है, ये है, फला है। फिर इसी में स्वामी राम बहादुर चारिया, बहुत बड़े आचार्य है, स्वामी जी है, उनका भी बयान आता है कि उनका कैरेक्टर कैसा है, वो कैसे, सारी चीज आपके सामने में है। मेरे कहने का मतलब सिंपल जबान में है, अगर शाहरुख खान गलत कर रहा है या केकेआर की टीम गलत कर रही है, तो आईपीएल के जो चेयरमैन मिस्टर अरुण सिंह धूमल जी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। अगर गलत कर रहा तो उसको फौरन आईपीएल की टीम को बर्खास्त करे, 6 साल 10 साल के लिए शाहरुख खान को निलंबित कर दे कि भाई आईपीएल में नहीं खेल सकते। या चाहिए जो आईपीएल के चेयरमैन है मिस्टर अरुण सिंह, उनको चाहिए कि भाई एक नोटिस जारी करे, कोई भी इंसान पाकिस्तानी खिलाड़ी को आईपीएल में नीलामी में ना ले, बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में नीलामी में ना ले। अगर ये ले रहा है तो ये किसकी गलती है, ये समझा जाए। टीम की गलती है, आईपीएल के चेयरमैन की गलती है, या क्रिकेट बीसीसीआई की गलती है? कहां की गलती है? तीसरी अहम बात, तो मौलाना ने जो बयान दिया, सर सुनिए महबूब रजा जी, मैं समझ गई और मुझे उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छे से पता है। जो ये खबरें देख रहे हैं उन्हें बैकग्राउंड बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि खबरें पूरे दिन यही जा रही हैं। तो महबूब रजा जी, मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ कि अगर उनकी तरफ से एक बयान दिया गया साजिद रशीदी की तरफ से, तो एक बयान देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से दिया गया, एक संगीत सोम की तरफ से दिया गया, अगर वो दोनों बयान गलत हैं तो क्या आप उसके लिए गलत बयानबाजी करेंगे? मौलाना का बयान तो मैंने पहले बोल दिया, वहीं से स्टार्ट किया कि मौलाना के बयान को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। वो बिल्कुल गलत बोले हैं। बिल्कुल कि अगर एक व्यक्ति की तरफ से गलत बयान दिए गए, और अब उनकी तरफ से ये बयान क्यों दिए गए? सो कॉल्ड हमारा बॉलीवुड, क्या क्या ऑल राइज ऑन राफा किसने किसने लिखा था सर, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ऑल राइज ऑन आइज ऑन बांग्लादेश आज तक नहीं लिख पाए हैं। किसके किसके नाम थे उसमें? प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, करीना कपूर, वरुण धवन, रणबीर कपूर, तृप्ति डिमरी, समांथा रुथ, स्वरा भास्कर, दिया मिर्जा, फातिमा, राधिका, गौहर खान, अली गोनी, सोनम कपूर, रश्मिका मंदाना, कृति सेनन, सोनाक्षी सिन्हा, नुसरत भरूच, भूमि पेडनेकर। ऑल राइज ऑन राफा और ऑल आइज ऑन बांग्लादेश 4 नाम। जानवी कपूर, काजल अग्रवाल, जया प्रदा, टोनी कक्कड़। इनके अलावा किसी भी बॉलीवुड के स्टार की तरफ से एक बयान नहीं दिया गया। 2014 में शाहरुख खान की तरफ से एक मैसेज किया जाता है सोशल मीडिया पर, और वो क्या लिखते हैं? छोटे बच्चों की हत्या पीड़ितों या पीड़ितों के लिए कुछ भी हल नहीं करेगी, प्रार्थना शांति फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन।
ये नारे हमारे देश में इतने आम तरीके से लग जाते हैं, इनसे किसी को दिक्कत तब नहीं होती है कि इनके नाम क्यों लिए जा रहे हैं। दिक्कत लोगों को तब होती है कि जब बात पाकिस्तान की होती है, बांग्लादेश की होती है सौरभ जी, तब क्यों फिर ये ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन के बाद ऑल आइज ऑन बांग्लादेश नहीं है, हिंदू लाइव्स ऑल्सो मैटर नहीं है, ये क्यों नहीं है? हमारे देश में ये एकता क्यों नहीं है? और अगर शाहरुख खान को लेकर के जिस तरीके की बयानबाजी की गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप महबूब रजा जी, कि अगर शाहरुख खान को लेकर के इस तरीके से बयानबाजी की गई थी तो उसके लिए जिन लोगों ने की है बयानबाजी जाकर के एफआईआर दर्ज करवा लेते, क्यों नहीं करवाई? एक और नफरती बयान की क्या आवश्यकता थी? क्या कल सौरभ दुबे जी इस पर हर जगह डिबेट नहीं हुई है, हर जगह ये खबर नहीं दिखी है कि संगीत सोम ने क्या कह दिया और साथ साथ कथावाचक महाराज ने क्या कह दिया? उस पर तो पूरी बात हुई, उनकी बात भी सुनी गई, उनकी निंदा भी की गई, सारी चीजें हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि एक समाज को आप दूसरे समाज से भिड़वाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी दे दे कि अरे 1 मिनट की बात है वरना ये देश तो जल जाएगा, देश में आग लग जाएगी। ये तो नहीं कहा ना किसी कथावाचक ने, संगीत सोम ने। देखिए मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि जब बात होती है शाहरुख खान को लेकर के, तो शाहरुख खान को के विषय में जो सरकार का पक्ष है वो देखना चाहिए। बिल्कुल। सरकार जो है राष्ट्रपति भवन में शाहरुख खान को सम्मानित करती है, शाहरुख खान को पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है, शाहरुख खान जो है हर मंच पर जो है वो चीफ गेस्ट के रूप में सम्मानित तरीके से बुलाए जाते हैं। तो ये सरकार लोगों का, जो भारत के लोगों के जो डीएनए में है वो इस तरह का डीएनए है। लेकिन अगर कुछ लोग, कोई किसी को दिक्कत है, किसी को तकलीफ है, देखिए शाहरुख खान पहले कई बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के लोगों का उन्होंने समर्थन किया है और हमारे देश के बॉलीवुड करता रहा है। इस पहलगाम के बाद तो ये दबे हैं, वरना ये अभी तक वही रोना रो रहे थे। कह रहा हूँ कि जो ये लोग समर्थन करते थे, उसके बाद सरदार, जब लोगों की नाराजगी से इन लोगों को पता चला कि लोग नाराज होते हैं, तो शाहरुख खान ने भी अपने अंदर सुधार लाया। अब ये जो बांग्लादेश के खिलाड़ी की बात हो रही है, आईपीएल उसमें इनकी अपनी टीम है। मेरा मानना है कि भारत के अंदर इतने प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, उनका चयन करना चाहिए, ना कि ऐसे बांग्लादेश के लोगों को लेना चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पर आपसे गलती हो गई है, क्योंकि आप 9 करोड़ में उनको खरीद रहे हैं और 9 करोड़ वो पैसा कहाँ जाएगा बांग्लादेश के अंदर? क्या वो हमारे हिंदू भाइयों को मारने में जाएगा, हिंदू भाइयों को परेशान करने में जाएगा, प्रताड़ित करने में जाएगा? इसलिए मेरा मानना है कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ब्लैक लिस्टेड किया, तो सरकार का ये काम है कि सबसे पहले सरकार जो है बांग्लादेश के लोगों को ब्लैक लिस्टेड करे, शाहरुख खान को भी नैतिकता के नाते निकालना चाहिए। दूसरी बात, ये बात क्योंकि कल की थी, कल इस मुद्दे पर हमने डिबेट भी रखी, हमने बातचीत भी की कि अगर इस तरीके से किसी खिलाड़ी के खेलने से दिक्कत है तो पहले तो वहीं से प्रतिबंध लग जाना चाहिए, आईपीएल बोर्ड से ये प्रतिबंध लग जाना चाहिए कि आप नहीं खिलाएंगे, आप उन लोगों को नहीं लेकर के आएंगे, आपने उनको मौका दिया, वो खरीद रहे हैं, पहले आप अपने आप में सुधार करिए, उसके बाद किसी के ऊपर बयानबाजी करिए। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी का ये बयान किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं यही बता रहा था कि हम लोगों ने मजम्मत की इस बात की, अगर कोई गलत बात किसी का बयान है कोई समर्थन नहीं करता। लेकिन अब आ जाइए दूसरे पे। देखिए, ये जो एक मौलाना है, दिहाड़ी मौलाना, ठीक है ना, इनको बड़ा फेमस होने का शौक है, इनको टीवी पे आने का, इनको बड़ा उलूल जुलूल बयान देने का शौक है। तो मुझे लगता है कि कुछ जो तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनको कंपटीशन चल रहा है कि हम कितनी गंदी जुबान यूज कर सकते हैं, कितना भद्दा बोल सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा घटिया बयान दे सकते हैं, किस प्रकार से मानसिकता हिंदू जो यहाँ पर एकता भाईचारा उसको खराब करने का काम कर सकते हैं। वो ऐसे मौलाना आते हैं और लगातार ऐसी बयानबाजी करते हैं। अरे भाई, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हो उस भारत में, जिस भारत में आज पूरे विश्व में अल्पसंख्यक अगर कहीं भी सुरक्षित है तो वो भारत देश है। अगर अल्पसंख्यकों का कहीं सम्मान है तो वो भारत देश है। अल्पसंख्यकों को कहीं शिक्षा और रोजगार मिल रहा है तो वो भारत देश है। बाकी आप विश्व के मौलाना साजिद रशीदी यहीं पर नहीं रुके, राशिद शरीफ जी, उनकी तरफ से ये तक कहा गया कि दोनों ही मुसलमान है, मतलब शाहरुख खान के प्रशंसकों को भी उन्होंने भड़काने की कोशिश की है। राशिद शरीफ जी, ये बयान दिया जाता है मौलाना साजिद रशीदी की तरफ से क्योंकि वो दोनों मुसलमान हैं, जो खिलाड़ी खरीदा गया है और जो खरीदने वाला व्यक्ति है, इसलिए ये इतना बवाल हो रहा है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के साथ जब मैच हो रहा था पहला, और वो पहलगाम हमले के बाद हो रहा था, पूरे देश ने किस तरीके से उसे बायकॉट किया था, लोगों ने देखा नहीं था, उसके व्यूज गिरे थे। लोगों ने यहाँ हमारे एक सरदारजी 3 मूवी लेकर के एक पंजाबी जो एक्टर हैं दिलजीत दोसांझ, वो आए, उनका कितनी बुरी तरीके से भर्त्सना की गई, लोगों ने उनके बारे में शब्द बोले, किस तरीके के बोले वो भी आपको याद होगा। आलिया भट्ट का भी हाल फिलहाल का बयान था कि अगर पाकिस्तान में काम मिलेगा तो जाऊंगी, तो उनके बयान की भी निंदा की गई। तो उसमें हिंदू मुसलमान वाला तो एंगल ही खत्म हो जाता है राशिद शरीफ जी। लेकिन साजिद रशीदी यहाँ पर भी नहीं रुके, उन्होंने इसे भी हिंदू मुसलमान जोड़ दिया कि खरीदने वाला व्यक्ति मुसलमान है और बिकने वाला व्यक्ति भी मुसलमान है टीम में, इसलिए ये बवाल हो रहा है।
मैडम ये छोड़ दो, अब ये हिंदू मुसलमान, खरीदने वाला मुसलमान, बिकने वाला अरे मैंने मुसलमान। थोड़ी अब कहा है अपन साहब। नहीं बहुत अपन अभी हाँ। अभी संगीत सोमू पे क्या केस हुआ है? हम्म। नहीं। आप बताइए हथियार बांटने वालों पे क्या केस हुआ है? हाँ। नहीं। दिल्ली में बैठ के यहाँ का राजा सिंह बोल के एक एमएलए है गोशामहल का, दिल्ली में बैठ के बोलता है गोरिल्ला जंग की तैयारी करो, मीटिंग हो रही, जबरदस्त इतने लोग बैठे हुए, डॉक्टर बैठे हुए। अच्छा राशिद शरीफ जी, आप एक मिनट, राशिद शरीफ जी, नहीं मैं इसलिए आपसे ही पूछूंगी, मैं आप ही से पूछूंगी, आप ही सर मेरा सवाल का जवाब देंगे, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। राशिद शरीफ जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर आपने जाकर के केस दर्ज करवाया होता तो क्या भारत के कानून में भड़काऊ बयानबाजी को लेकर के केस दर्ज नहीं किया जाता है? राशिद शरीफ जी, मैं पूछती हूँ आपसे, आप करवाइए केस दर्ज, इनकी आवाज बढ़ाइए। अरे यार, चाहे मौलाना हो चाहे कोई भी हो, हाँ। हर एक पे केस बुक करना चाहिए। अगर कोई हिंदू बोलता है तो उसके ऊपर भी केस बुक करो, कोई मुसलमान बोलता है उसके ऊपर भी केस बुक करो। देखता हूँ कि तमाशा कैसा करते हैं, बंद करना चाहिए तमाशा। अब बस हो गया, पूरे 11 साल तबाह तारक बैगन में मिल गया थे। अब हमारे को है तो हमारे को, अब हमारे को, अरे मौलाना रशीदी को डांटो ना यार, क्या कैसी बात कर रहे हैं आप राशिद जी? मौलाना रशीदी के लिए एक शब्द नहीं बोला आपने, दुनिया भर के गिना दिए, ए राजा, टी राजा, बी राजा, फलाना ढिकाना। अरे कम से कम जो है मौलाना साजिद रशीदी के बयानों की खिलाफत तो करो, मजम्मत तो करो, कहो तो सही कि ऐसे मुसलमान जो है वो देश पर धब्बा है, एक शब्द बोलो तो सही। वहां पे जुबान क्यों सिल हो जा रही है आपकी? आप ये स्पष्ट तौर पे नहीं बोल पा रहे हो कि मौलाना साजिद रशीदी जैसे मुसलमान जो है वो हमारे भाई नहीं हो सकते? मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने वाला बयान है। अब सुनाई नहीं दे रही इनको, पहले इनका ठीक कराइए, इनके कान खराब हो गए, इनको अच्छी बातें सुनाई नहीं आपको याद नहीं, आपको आवाज नहीं आ रही है? राशिद जी, आपको आवाज नहीं आ रही? मेरे को आवाज नहीं आ रही मैडम, प्लीज मेरे को आवाज नहीं आ रही, जरा साफ करिए इसको। आप यही बात सुनकर के बोल रहे हैं कि मुझे आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, इनकी आवाज ठीक करवाइएगा। और नहीं इनको बोलने दीजिए, हाँ। दोबारा बोलना है, इन्हों क्या बोले मेरे को बोलना, मेरे को सुनना है, इन्हों दोबारा क्या बोले। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि साजिद रशीदी का, मैं कह देती हूँ, साजिद रशीदी का कोई ये पहला बयान नहीं था, या उन्होंने ये पहला बयान नहीं दिया है। साल बदल गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे की बात होनी चाहिए, भारत के तरक्की की बात होनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। भारत की तरक्की किसी हिंदू वर्ग पे तो डिपेंड नहीं है, मुसलमानों पर भी डिपेंड है, ये तो हमारे देश के मुखिया भी मानते हैं, प्रधानमंत्री भी मानते हैं। तो राशिद शरीफ जी, ये कोई पहली बात तो था नहीं। क्या क्या बयान दिए गए हैं साजिद रशीदी की तरफ से? आज मुसलमान खामोश है, मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है, जबरन वंदे मातरम बुलवाने वाले आतंकी है, ऐसे लोगों को जूतों से मारना चाहिए। और क्या कहा गया? मैडम आज तक हम मुस्लिम राष्ट्र नहीं मांगे, हाँ। आज तक हम मुस्लिम राष्ट्र नहीं मांगे, हाँ। कभी कोई मुसलमान है तो हथियार बांटते हुए कहीं नजर नहीं आता। बार क्यों करते हैं? जितने भी मैं हमले अगर इनके होते हैं बयान निकालने पाकिस्तान के के लिए सिर्फ साल 2025 के मैंने बयान इनके छाट करके लेकर के आई हूँ, अगर मैंने और पहले के बयान उनके निकालने शुरू किए होते तो पता नहीं क्या क्या निकल करके आता। कहते हैं कि वक्फ अधिनियम में संशोधन होने पर भारत के पुनर्विभाजन और हिंसा फैल जाएगी, ये उनके बयान है। नवंबर 2022 में धमकी दी कि उत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसों के आधुनिकीकरण का निर्णय लेने के बाद भारत में आग लग जाएगी। ये कहते हैं कि दिवाली होली मनाने का जो लोग फक्र करते हैं मुसलमान, वो अपने ईमान का जायजा लें, ये इनकी तरफ से कहा जाता है। गजनी ने सोमनाथ में जो मंदिर तोड़ा था वहां पर अवैध गतिविधियां हो रही थी, बताइए 10वीं शताब्दी में वहां पर अवैध गतिविधियां हो रही थी। मुस्लिम धर्मगुरु हैं ये एक के बाद इन्होंने ऐसे बयान दिए हैं हिंदू मुसलमान की यात्रा को लेकर के, कावड़ यात्रा को लेकर के, कहते हैं कि ये आतंकी है, भगवा आतंकी है। तो ये बार बार मुसलमानों के खिलाफ करते हैं हिंदुओं को अपने इन बयानों से। और फिर उसके बाद ये पूछा जाता है साजिद रशीदी जी, इस देश में कि आखिरकार भड़काने वाली बात क्यों की जाती है? हाजी नाजिम खान जी मेरे साथ इस दौरान स्टूडियो में जुड़ गए हैं। हाजी नाजिम खान जी, आपने तमाम सवाल सुनी लिए हैं, मेरी तमाम बातें सुनी ली हैं, तो आप जरा ये बताइए कि मौलाना साजिद रशीदी का कोई पहला बयान तो था नहीं, इसके पहले भी वो इसी तरीके से बयानबाजी करते रहे हैं, और अगर उनकी तरफ से ऐसी बयानबाजी आती रही है तो उनका तो बार बार विरोध होना चाहिए। वो जिस पद पर बैठे हुए सबसे पहले उन्हें वहां से हटाना चाहिए। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए ये मुल्क संविधान से चलता, और देखिए इस मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ गंगा जमनी तहजीब कायम है, और यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई। और रही बात यह कि इस मुल्क की सौहार्द बनाने की नैतिक जिम्मेदारी हर किसी की है,
चाहे वो हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए। शुरू किए हैं, ये तो सब जानते हैं कि हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए सब सुरक्षित है, सब जानते हैं। यहाँ मुस्लिम भाई भी सुरक्षित है, सिख आप पीस पार्टी के प्रवक्ता हो? समाज भी पार्टी प्रवक्ता हो? नहीं, आप पीस पार्टी के प्रवक्ता हो? अरे आप पीस पार्टी के प्रवक्ता हो? अरे जब पीस पार्टी के प्रवक्ता को यहाँ पर बोलने का मौका मीनाक्षी जी ने दिया तो पीस पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनिए। बताइए साजिद रशीदी का बयान आपको जो है वो अच्छा लग रहा है? हाजी नाजिम खान जी, हाँ मीनाक्षी जी, यहाँ दुबे जी कौन होते हैं जो हाजी नाजिम से ये कहते हैं कि ज्ञान मत बांटिए? अरे भाई कौन होते हैं आप लोग? बिल्कुल कहूंगा। अरे क्यों कहोगे आप? कौन होते हैं? अरे क्यों मैं आपकी बात सुनो? यहाँ पर एंकर मोहतरमा मीनाक्षी जी हैं। अरे भाई उनके सवाल होंगे, मैं जवाब दूंगा, लेकिन यहाँ पर तथाकथित अपने आप को एक बना के खड़े हो तो बंद कर दीजिए। नहीं सर, तन से जुदा कर दोगे? नहीं, ये डरा रहे हैं? नहीं, डरा नहीं रहे हैं, वो सिर्फ एक ये बात पूछ रहे। अगर सरतन से जुदा कर दोगे, बोल नहीं सकते, लोकतांत्रिक देश है भाई। नहीं ठीक है, बोलूंगा अपनी मुझे उनसे सवाल लेने दीजिए मैं इस डिबेट में, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है और मुद्दा एक ऐसा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। अगर ऐसे लोग समाज में है, वो किसी भी धर्म से आते हो, उनका विरोध करना हमारा काम बनता है। अब राशिद शरीफ जी से हमने सुन लिया था साजिद रशीदी का बयान, उन्होंने सीधे कहा कि ये स्वीकार नहीं होगा। यहाँ बैठे हुए पैनल में किसी व्यक्ति ने नहीं कहा। हाजी नाजिम खान जी जरा ये बताइए कि अगर इनका बयान स्वीकार नहीं होगा तो इनकी हिम्मत कहां से आती है कि ये इतने बयान सिर्फ हिंदुओं पर देते रह जाते हैं? हाँ मीनाक्षी जी, देखिए जब इनका मौलाना साजिद साहब का बयान आया तो देखिए पीस पार्टी कड़े शब्दों में मजम्मत करती है इनके इस बयान को लेकर और कहते हैं कि देखिए ये मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान दोनों का है। और अगर ये कहते हैं कि 1 मिनट अगर हो जाए तो ये मौलाना साजिद साहब क्या कर लेंगे? आप बता दीजिए भाई क्या कर लेंगे। और मैं तो अपने देश की सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी अगर नफरती बयान देता है तो देखिए उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो या हिंदू समुदाय से। देश के अंदर अगर कोई भी नफरत की बात करेगा तो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है, पीस पार्टी बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि मेरा अपना मुल्क। पीस पार्टी एक एफआईआर करवा दे, मैं ये कह रहा हूं साहब। आप क्यों नहीं करा सकते? पीस पार्टी, अरे आप नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि आप क्यों नहीं करा सकते? टीवी चैनल पे आके सिर्फ और सिर्फ एक मौलाना को आप जस्टिफाई करेंगे, लेकिन जो बीजेपी के एक नेता है शाहरुख खान को देश का बड़ी बात कर रहे थे, मुंह में दही जम जाती है। अरे आपके मुंह में दही जम जाती है उस बात को लेकर। देशभक्ति पार्टी है, अगर आपकी जो है रगों में जो है देशभक्ति का खून दौड़ रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे अल्लाह का शुक्र है, सुन लीजिए, अल्लाह का शुक्र है, ये देशभक्त आपके सामने खड़ा है, भारत का देशभक्त आपके सामने खड़ा है। जो 100 करोड़ लोग हैं वो हमेशा देशभक्ति का प्रचार बंद कर दीजिए। अच्छा आप एक एफआईआर करवा दीजिए, फिर आप क्यों नहीं करा सकते? अपनी पीस पार्टी की तरफ से एक एफआईआर करवा दीजिए। भाई मैं तो उन तमाम, सुन लीजिए, अरे दुबे जी सुन लीजिए, अरे हम तो जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ खड़े हैं, बिल्कुल चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से टारगेट, लेकिन आप अगर एक मौलाना को अगर टारगेट करेंगे तो ये सही नहीं है। एफआईआर करवा सकते नहीं? आप क्यों नहीं करा सकते? आपको किसने रोका? क्या आपको संविधान अधिकार नहीं देता? बात कर रहे थे, अरे आपको संविधान अधिकार नहीं देता क्या? अरे हमने तो करवा दिया। कहाँ करवाइए? हमने करवा दिया। अगर आपने कराई है, अगर आपने कराई है तो सार्वजनिक कर दीजिए। अगर आप इस देश की अखंडता को मानते हैं, इस देश के अंदर एकता को मानते हैं, तो साजिद रशीदी के खिलाफ अभी चलिए मेरे साथ थाने में एफआईआर। बिल्कुल साहब, चलिए कहता हूं कि इंडिया का न्यूज़ चैनल के एक कैमरा लेके चले और देखिए हाजी नाजिम खान बिल्कुल कंप्लेंट करेगा, उनके खिलाफ कंप्लेंट करेगा जो देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आते हो। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ जहां एक दाढ़ी वाला दिख जाता है, एक टोपी वाला दिख जाता है, तो आप लोग उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि उनका बयान गलत है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना हाजी नाजिम खान जी की आप दोनों बात खुद ही कह लेंगे। आप ये भी कहेंगे कि ठीक है उन्होंने जो कहा वो गलत है, लेकिन वो एक दाढ़ी वाले, आपने ये भड़काऊ बयान क्यों दिया? मुझे जरा ये बताइए। वो भी तो यही कह रहे थे कि शाहरुख खान मुसलमान है, जिसे खरीदा गया है वो भी मुसलमान है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए ये किया जा रहा है। दो तरीके की बातें मत करिए। मैंने कौन सा भड़काऊ बयान? आपने दो तरीके की बातें की, आपने बिल्कुल भड़काऊ बात की। अगर मैंने दोनों तरफा बात आप लोगों को लग रही है, अगर मैंने कहा कि मौलाना साजिद साहब का बयान है उसके कड़े शब्दों में मत करिए, हमने बिल्कुल हमने कहा। उसके बाद क्या कहा आपने कि आपको कोई भी दाढ़ी वाला दिख जाता है, टोपी वाला दिख जाता है तो आप लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, यही तो कह रहे हैं हाजी महबूब रजा की दाढ़ी। तो एक बात बता दीजिए, मैंने कौन सा गलत कहा? अभी दुबे जी ने क्या कहा कि चलिए वहां पे, मैं तो कहता हूं कि भाई चलिए पैनल में महबूब रजा बैठे, आप भी एफआईआर दर्ज कराएं। अरे आप भी एफआईआर दर्ज कराएं और जो और लोग
भी कराइए, ये भड़काऊ लेकिन बयान ये आप भी लोग दे रहे हैं, सिर्फ एक भड़काऊ बयान ये भी दे रहे हैं, ये भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। देश के अंदर, अरे पीस पार्टी तो अमन व सुकून चाहती है देश के अंदर, युवाओं के लिए रोजगार की बात करती है, महिला की सुरक्षा की बात करती है। छोटा दंगा फैला रहे हैं, बड़ा दंगा फैला रहे हैं। यानी कि रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। नहीं, टोपी और साड़ी वालों ये क्या को- बात हुई? ये क्या बात हुई? एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, के आप बंदे को इस बताइए। तरह की बात? नहीं, नहीं, क्या बात क्या कर रहे हो बात है? आप दोनों जरा मुझे ये बता दीजिए, हाजी नाजिम खान जी, हाजी नाजिम खान जी, एक मिनट, हाजी नाजिम खान जी और सौरभ दुबे जी, अगर आप लोगों को मेरी बातें नहीं सुननी है तो फिर मैं बाकी मेहमानों को अलविदा कहूँ। देंगे ना आप हाजी नाजिम खान मेरे सवालों का जवाब? 30 सेकंड में आपको दे रही हूँ, मेरे और भी मेहमान मेरे इंतजार कर रहे हैं। आप अपना सवाल कीजिए। आप मुझसे ये क्लियर कर दीजिए, जब पार्टी का नाम पीस लिखा हुआ है तो आप ये पीस पीस करने वाले बयान क्यों दे रहे हैं कि दाढ़ी वाला दिख जाए, तब इसलिए बयान आते हैं? अरे ये दाढ़ी वाले ने बयान कितने दिए हैं? अगर इनकी दाढ़ी है तो हमारी गलती है क्या? ये बिना दाढ़ी के होते फिर भी ये ऐसे तो बयान देते, तो क्या हम उसकी मजम्मत नहीं करते? हम उसके बारे में सवाल नहीं पूछते? आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमने क्या उस व्यक्ति से, बीजेपी के जिस नेता का आप नाम ले रहे हैं, क्या हमने उनसे सवाल नहीं पूछे? क्या हमने और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, क्या हमने उनसे सवाल नहीं पूछे? कैसे कह दिया आपने हाजी नाजिम खान जी? आप डिबेट के वक्त में आते हैं, बाकी टाइम टीवी देखना भूल जाते हैं। नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही भाई। आपने कहा कि हाँ, आपने देखिए जो बीजेपी के नेता उनको भी आपने सवाल के कटघरे में डाल दिया, और जो देखिए धार्मिक गुरु थे उनको भी आपने कटघरे में डाल दिया। लेकिन कितने लोगों ने उनके खिलाफ FIR की कराई है, बता दीजिए कि भाई वो भी तो देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बता दीजिए कितनी उनके खिलाफ अब तक FIR हुई है? भाई मैं तो कहता हूँ कि कितनी FIR हुई है तो बता दीजिए। लेकिन यहाँ पर नहीं मीनाक्षी जी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है। भाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है राज्य को सुरक्षित करने की। अरे मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर, मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर अगर FIR करवानी चाहिए तो जाकर के फिर आप करवाइए। आप दूसरों से बस ये मत पूछिए ना कि कब जाकर के करवाएंगे। आप भी करिए, आप भी आगे बढ़िए, आप दोनों इस देश का हिस्सा है ना। अगर ये खड़े हैं, सौरभ दुबे इनका नाम है और हाजी नाजिम खान इनका नाम है, तो दोनों को ही दो तरफ से दिक्कत है कि शाहरुख खान को लेकर किस तरीके का बयान क्यों दिया गया। लेकिन इन मौलाना की तरफ से जिस तरीके का बयान दिया गया, ये कोई पहली बार नहीं दिया गया है। महबूब रजा जी कुछ कह रहे थे, पहले उनका रुख करती हूँ, उसके बाद आती हूँ डॉक्टर HS रावत। बहुत सारी चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूँ बहुत शॉर्ट में। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ और हमारी उस वक्त की प्रधानमंत्री मोहतरमा इज्जत माब इंदिरा गांधी साहिबा ने पूरी मेहनत कोशिश से पाकिस्तान को 2 टुकड़े में कर दिया। उसके बाद सारी जिंदगी जो बांग्लादेश था वो हिंदुस्तान के मातहत कंट्री था, मित्र फ्रेंड कंट्री था, दोस्ती वाला कंट्री था। मगर आखिर में क्या मामला हो गया, इंटरनेशनल पॉलिसी कहाँ चेंज होगी? जो मेरा दोस्त था, दोस्त पड़ोसी मुल्क था, जो पूरा बांग्लादेश हिंदुस्तान के कंट्रोल में रहता था, बड़ा बिजनेस व्यापार चलता, तो वो हमारा दुश्मन कैसे हो गया? एक सवाल सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की पॉलिसी की वजह से ये सारा मामला क्लियर है ना भाई? हाँ। तो 2014 से देश चला रहा है, उनसे पूछे ना। बिल्कुल, बिल्कुल सही आ गए आप महबूब रजा। आपको यहीं तक तो आना था कि सरकार ने वहां से अपने इंटरनेशनल जो चीजें हैं वो खराब कर ली हैं, कूटनीति जो है वो उनकी खराब हुई है ना। रशिया से आ जाते हैं लोग यहाँ पर, अमेरिका से आ जाते हैं लोग यहाँ पर, चाइना से लोग आ जाते हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया से आ जाते हैं ये लोग यहाँ पर। बांग्लादेश से क्यों नहीं आते हैं? बांग्लादेश से इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि अब पाकिस्तान प्रेमी हो गए हैं, इसलिए नहीं आते महबूब रजा जी। अभी एक जनाजे में गए थे डॉक्टर जयशंकर जी, विदेश मंत्री हैं हमारे, और वहां पर एक हाथ मिला लिया गया, तो उसके लिए किस तरीके की बयानबाजी आई है? हाथ किससे मिलाया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किससे मिलाया? बिल्कुल मैं बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खबरें ये लोग नहीं देखते हैं। मुझे आपका पता नहीं हाजी नाजिम खान जी आप कितनी देखते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के स्पीकर से उन्होंने हाथ मिलाया। जाकर के आप क्यों नहीं पूछते? नहीं बिल्कुल पूछते हैं हम तो, नहीं हम तो पूछते हैं। अरे पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दुश्मन है पाकिस्तान हमारा। ये देखिए बेशर्मी। अरे यहाँ पर तो अब यही जो आप दोनों का सच है, यही जो आप दोनों का सच है वही मैं निकाल रही थी। मैं यही सच निकाल रही थी। ये नहीं दिखता कि हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, हिंदू भाइयों को फांसी पर लटकाया जा रहा है, किसी हिंदू भाई को जिंदा चला दिया जा रहा है। यह विदेश नीति आपको अरे दिखती है? सुन लीजिए आप लोग, जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बना रहे हैं, बंद कर दीजिए। अरे भाई आपको हिंदू भाई की चिंता है, हाजी नाजिम खान को भी हिंदू भाइयों की चिंता, लेकिन भारत के अंदर जो
निहत्तर मुसलमानों की लिंचिंग होती है, उसकी फिक्र नहीं है आप लोगों को। अरे भाई, आप जो भारत के अंदर निहत्तर मुसलमानों को एक धार्मिक नारा लगाकर लिंचिंग कर रहे थे, उनके बारे में भी तो बोल दीजिए आप लोग। लेकिन नहीं बोलेंगे आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आती है आप लोगों पे कि आप लोग हिंदुओं को मारा जाए, हिंदुओं को चलाया जाए। आप विदेश नीति सिखाएंगे हमें विदेश नीति पढ़ाएंगे। यहाँ पे एक महाराज कह रहे हैं कि विदेश नीति को, विदेश नीति का क्या मतलब है इसे बताइए आप। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, कब? अच्छा ये बताइए कब विदेश नीति? 22% हिंदू 5% पे आ गया। जहाँ पर 22% हिंदू थे, 5% हिंदू हो गए। बताइए बांग्लादेश जब से आजाद हुआ वहाँ पर क्या हिंदुओं की संख्या बढ़ी? नहीं बढ़ी। पूछिए इनसे, बंद कर दीजिए देश के अंदर हिंदू पूछिए। मुसलमान नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। अरे बंद कर दीजिए महबूब राजा से भी पूछ लो। अरे भारतीय हो, 22% आबादी भारतीय हो, 5% भारत का क्यों आ दर्द गई? समझो। हाजी नाजिम खान 22% की आबादी भारतीय 5% है, क्यों आ इसलिए गई? भारत का दर्द और समझता है। मुसलमान जो है, और जो मेरे भारत से जुड़ा हुआ एक नागरिक है, उसका दर्द हाजी नाजिम खान का दर्द है। लेकिन हाजी नाजिम खान या उसका समाज का तो आप दोनों बस मुझे ये बता दीजिए, आप दोनों बस मुझे ये बता दीजिए, यहाँ आप अपना गला फाड़ करके जाएंगे या माइक? दोनों में से कुछ नहीं होगा। आप मेरी बात सुनेंगे, अब आप दोनों मेरी बात सुनेंगे। अब आप दोनों हाजी नाजिम खान जी, हाजी नाजिम खान जी, हाजी नाजिम खान जी, मेरे समाज को एक छवि खराब आप ही बोल लीजिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, आप यहाँ आइए, छवि खराब कर रहे हैं। आप यहाँ आइए सर। हाजी नाजिम खान जी आप यहाँ आइए। नहीं, हाजी नाजिम खान जी, हाजी नाजिम खान जी, हाजी नाजिम खान जी, दूसरे व्यक्ति को अगर आप दोनों इस तरीके से लड़ेंगे तो क्या समझ में आएगा मेरे दर्शकों को? रुक जाइए, रुक जाइए। नहीं, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। मैं वही बात जो निकलवा करके सामने ला रही थी। अरे सर सुनिए, वो नहीं मानेंगे, उनसे मत पूछिए। उन्होंने एक सवाल पूछा था, मैं उस बात का जवाब देती हूँ। महबूब रजा ने ये कहा कि 2014 से एक पार्टी की सरकार है। अब उस पार्टी की सरकार है तो आखिरकार देश में बांग्लादेश से स्थिति क्यों खराब हुई, क्यों रिश्ते खराब हुए? तो मैं इन्हें यही बताने की कोशिश कर रही थी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पीकर से हाथ मिलाया तो उस पर बवाल कर दिया। फिर आपको फॉरेन पॉलिसी याद नहीं रहती? अफगानिस्तान से कोई मिनिस्टर आता है तो उससे बात की जाती है, उसका यहाँ पर स्वागत होता है, तो आपको उसकी भी मजम्मत करनी होती है कि आखिरकार वो कत्लेआम मचा रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, तो उनके लिए रेड कारपेट क्यों बिछाया जाता है? तो फॉरेन पॉलिसी की अगर बार बार बात करते हैं तो मैं आपको एक बात याद दिला देती हूं कि फॉरेन पॉलिसी पर जब आप लोग इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, आपने सुना होगा और बहुत सही बयान दिया है तिरुवनंतपुरम से सांसद कांग्रेस के नेता शशि थरूर की तरफ से कि जब आप बात फॉरेन पॉलिसी की करते हैं, किसी एक पार्टी के बारे में आप बोलते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि आप देश के बारे में बोल रहे हैं। ये फॉरेन पॉलिसी जो है बीजेपी की, कांग्रेस की या किसी पार्टी की नहीं होती है, बल्कि देश की होती है। आप लोग देश को पीछे रख देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी राजनीति चमकानी है, इसलिए आप इस तरीके के बयान देते हैं। अगर हमारे देश में मैं आपसे हाथ मिलाऊं महबूब रजा जी, आप अपना हाथ पीछे करेंगे, नमस्ते करेंगे, तो ये हो जाएगा अरे महबूब रजा जी ने तो हमारे सामने हाथ जोड़ दिए हैं। अगर मैंने हाथ मिला लिया तो हाथ क्यों मिला लिया, है ना? फिर उसके बाद आपको यह भी करना है। कुछ नेता जम्मू कश्मीर में बैठ करके ये भी कहते हैं, अब्दुल्ला जैसे, क्या कहते हैं वो, कि हमें हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, उससे बातचीत करके रखनी चाहिए, उससे बातचीत करके रखनी चाहिए, उससे बना करके रखनी चाहिए। आज डॉक्टर जयशंकर की तरफ से क्या बयान दिया गया है कि आतंक और पानी एक साथ नहीं चलेगा। आज भी भारत का जो स्टैंड था वही है, मत भूलिए। एक हाथ जाकर के मिला लिया है, हो सकता है अगले व्यक्ति ने हाथ बढ़ाया हो। आप पाकिस्तान के लोगों पे भरोसा करेंगे? पाकिस्तान के लोगों की तरफ से क्या कुछ झूठ फैलाया जा रहा है, हम उस पर भरोसा करेंगे? और हाजी नाजिम खान जी, आप मुझे जरा ये बताइएगा, आप बस ये एक बात मुझे स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति दाढ़ी उनकी है, साजिद रशीदी जी, उनकी टोपी है, ये सब आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं, और मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मेरे चैनल का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी के पहनावे पर, किसी के वेशभूषा पर, किसी के धर्म पर नहीं आना चाहती हूँ, हाजी नाजिम खान जी, लेकिन इसे आप लेकर के आए हैं। फिर आप उसके बाद ये बोलते हैं, सर सुनेंगे आप, पहले आप पूरी बात सुनेंगे। आप दोनों ने इतनी गहमा गहमी की है कि आधी सी बात मुझे खुद समझ में नहीं आई कि आप लोगों ने बोला क्या है, ना मेरे दर्शकों को समझ में आया है। अब इन्होंने अगर कुछ गलत बोला है तो मैं उसकी भी निंदा करती हूँ, लेकिन अगर आपने इस तरीके से उनके बारे में बोला है तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। हाजी नाजिम खान जी 30 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, देखिए जिस तरीके की बात यहाँ पर आ रही है, तो देखिए बिल्कुल आपकी बात से सहमत हो कि पाकिस्तान के जो वो ऑफिसर थे, उन्होंने जिस तरीके से हाथ मिलाया,
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अपने देश की एक नीति है, कूटनीति है, विदेश नीति है, तो उस पर हम लोगों को बिल्कुल विश्वास है और हम लोगों को भारत पे अपने पूरा यकीन है। और हाजी नाजिम खान भारतीय फ़ख्र से कहता है, लेकिन बात जब यहाँ पे आती है कि बांग्लादेश के अंदर जो घटना घट रही है वो मुस्लिम समाज को तो हमेशा दुख है। और देखिए बार बार ये कहता है कि वहाँ पे हमारे जो हिंदू भाई है उनको सुरक्षा दीजिए। सुरक्षा कौन देगा? हमारे अपने जो, अगर भारत सरकार अगर एक प्रेशर बना दें यूएन पे, तो मुझे लगता है। और सुन तो लीजिए, और सुन हाजी नाजिम खान जी छोड़ दीजिए वो फॉरेन पॉलिसी। नहीं रुकिए दुबे जी, आप भी रुकिए। नहीं आप दोनों ही रुकिए, आप दोनों, क्योंकि मेरे डिबेट में सर आप सुनिए। अरे हाजी नाजिम खान जी और सुनिए सौरभ दुबे जी, आप दोनों सुनिए। आप दोनों ही मिल करके सरकार पर प्रेशर नहीं बना पाएंगे। सरकार वहां पर बैठी हुई है। सर सुनिए, सरकार वहां पर बैठी हुई है, सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि उसे बांग्लादेश के साथ कैसे डील करना है। इस सब के विवाद के बीच अगर हमारे विदेश मंत्री वहां पर गए हैं तो सिर्फ वहां पर जनाजे में शामिल होने के लिए गए थे क्या? अब आपको सारी चीजें और मुझे सारी चीजें बता देंगे तो हो गई इस देश की फॉरेन पॉलिसी। बाकी लोगों को भी तो बताएंगे, फिर पाकिस्तान को भी पता चल जाएगा, अफगानिस्तान को भी पता चल जाएगा। क्यों सरकार हमें स्पष्टीकरण दे? सरकार को जो करना है वो कर रही है। मुद्दे पर आइए। मुद्दा यह है डॉक्टर एच एस रावत जी कि इस देश में भड़काऊ बयानबाजी की जाएगी और भड़काऊ बयानबाजी करने के बाद अगर ऐसे लोगों की मजम्मत करने बस से काम चल गया तो हो गया। क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई केस नहीं होता है? इन्होंने तो इतना घटिया बयान दिया था, मैं आपको बताऊं क्या बयान दिया था इन्होंने। ये मौलाना साजिद रशीदी, इनका जरा फोटो चलाइएगा, विजुअल चलाइएगा ताकि मेरे दर्शक देखें और समझे कि इनकी तरफ से क्या कहा गया था। ये कहते हैं कि हिंदू जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, जिस देवी को पूजते हैं, उसी देवी का बलात्कार करते हैं। ये इतने घटिया शब्द बोल गए। और डॉक्टर एच एस रावत जी, आप लोग कहाँ बैठे रहते हैं? क्यों नहीं आप लोगों ने ऐसे व्यक्ति की निंदा की? और निंदा क्यों? निंदा तो की होगी, बिल्कुल की होगी, लेकिन आपने इनके ऊपर कोई केस क्यों नहीं करवाया? इनकी हिम्मत इसीलिए तो बार बार इतनी बढ़ जाती है क्योंकि इनके ऊपर कोई केस नहीं होते हैं, इनसे कोई सवाल नहीं पूछता है, इनसे कोई जवाब नहीं मांगता है कि अरे भाई इस देश में रह करके आप बोलते क्या है? हिंदू मुस्लिम भाईचारे की सिर्फ मिसाल जबान से और फिर उसके बाद बदनाम करने की साजिशें रचते हैं कि भगवा आतंकवाद चल रहा है कांवड़ यात्रा में। देखिए मीनाक्षी जी, आपने बहुत सही बात कही है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि इनके इन्हीं बयानों के कारण जो इस प्रकार के ये वाहियात बयान देते हैं उसकी वजह से ये ऑनलाइन टीवी के ऊपर लाइव इनके ऊपर तप्पड़ पड़े थे और इनको पीटा गया था और इनको फिर वहां से स्टूडियो से निकाल दिया गया था। यानी आदमी के अंदर शर्म हो तो दोबारा टीवी पे जाएगा ही नहीं और दोबारा इस तरह की बातें कभी बयान देगा ही नहीं। जो आदमी एक बार सरेआम लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के बीच में पिट चुका हो और फिर भी वो उस तरह के बयान देता है, तो मुझे लगता है कि इनके अंदर अपनी एक शोहरत की भूख है। उस शोहरत की भूख को मिटाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं कि वो लाइमलाइट में बने रहें, मुसलमानों के एक रहमा बने रहें, मुसलमान उनको कम में पूजते रहें, मुसलमानों के वो आका बने रहें, इसलिए वो इस तरह के घटिया स्टेटमेंट देते हैं। और रही हाजी नाजिम खान साहब की बात, इन्होंने कहा था कि जो देवकीनंदन ठाकुर हैं, रामभद्राचार्य जी हैं, या इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई है? तो साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, पहले भी एफआईआर हुई हैं, केस इनके ऊपर चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि एफआईआर नहीं हुई है। इस मुद्दे पर हो गई वो ऐसा पूछ रहे हैं। नाजिम खान साहब एक चीज बता दिए, हिंदू धर्मगुरु ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिसकी वजह से आप कह रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? देवकीनंदन ठाकुर ने ऐसा क्या बोल दिया जिस पर एफआईआर होनी चाहिए? या रामभद्राचार्य जी ने ऐसा क्या बोल दिया? या हमने ऐसा क्या बोल दिया जिसके ऊपर आप एफआईआर की मांग कर रहे हैं? हम तो साजिद रशीदी के ऊपर मांग कर रहे हो। देशद्रोह बनता है कि वो भड़का रहे हैं मुसलमानों को। जवाब देता हूं, आपको जवाब देता हूं। दिल्ली के अंदर संसद जब लगता है तो क्या बातें होती है? अरे दिल्ली के अंदर जब धार्मिक संसद लगाया जाता है तो क्या बात होती है? और हरिद्वार के अंदर जब धार्मिक संसद लगता है तो क्या बातें होती है? लेकिन मैं बात आपसे ये कहता हूं कि देश के अंदर एफआईआर नहीं हुई तो क्या अरेस्ट नहीं हुआ? अरे मेरी बात सुनिए, क्या हुआ एफआईआर? मुसलमान भाई का भी है भाई, आप और हम दोनों मिलकर क्या वो अरेस्ट नहीं हुए? क्या क्या वो जेल में नहीं गए? क्या एफआईआर हुई? जेल में हुए? आपकी तरह भगोड़ा नहीं, आपकी तरह नहीं, आपने उठा करके जाकर नायक को भगा दिया, एमएफ हुसैन को भगा दिया। मैं जरा हाजी नाजिम खान जी से ये पूछना चाहती हूँ, कितनी इन्होंने धर्म संसद अटेंड की है जो इन्हें पता है? क्योंकि मैं तो सारी की सारी अटेंड करके बैठी हुई हूँ। नहीं, धर्म संसद, ये जो धर्म संसद होती है, जैसे कुंभ में बुलाई गई थी, प्रयागराज में बुलाई गई थी, चौथी धर्म संसद वहां पर बुलाई गई थी। हिंदू साधु संतों की तरफ से ये धर्म संसद बुलाते रहते हैं। तो हाजी नाजिम खान जी कौन सी धर्म संसद का हिस्सा थे आप? मैं तो सिर्फ भारत के संसद का हिस्सा। ना
शब्दों भारत से के नहीं कानून का बरगलाएंगे। हिस्सा। हाजी नाजिम खान जी, आपने कहा, बिल्कुल इंशाल्लाह, आपने कहा- देखिए, हाजी नाजिम बिल्कुल खान जी- इंशाल्लाह। हाजी नाजिम खान जी, आपने कहा कि जो धर्म संसद होती है उन धर्म संसदों के खिलाफ किसी भी तरीके से कोई एफआईआर क्यों नहीं होती, क्यों होनी चाहिए, आप मुझे बताइए। आप सब उसमें नहीं, सर सुनिए, आप बता दीजिए, अगर कहा उस धर्म संसद के अंदर अगर ठीक। भड़काऊ बयान होता है किसने एक कम्युनिटी दिया? को लेकर के, ये किसने तो दिया? जांच का विषय है, जांच होनी जांच चाहिए। ये सब तो चैनलों के हाजी पास, नाजिम खान बिना सब जांच के चैनलों के कैसे पास बोल वो गए? फुटेज हाजी है, नाजिम खान यानी बिना कि पहचान के कैसे बोल गए, बिना जांच के कैसे बोल गए? हाजी नाजिम खान जी, जिस तरीके से आपका वक्फ बोर्ड है, उन्हें हिंदू वोट चाहिए, वो इसीलिए बार बार बैठते हैं और उसी किसने के लिए रोका? बार सरकार बार से मांग बातचीत करते करें। हैं। सरकार तो से धर्म मांग संसद करें। में बैठ करके अगर साधु संत एक साथ उस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो हाजी नाजिम खान को इससे दिक्कत क्यों है? दिक्कत इसलिए है कि देश संविधान से चलता है, यह मुसलमानों को मार तो पीटने की वक्फ बात बोर्ड करते के हैं। वक्त पर आपको ये आपको बातें पता याद क्यों नहीं आती, हाजी नाजिम खान? जंतर पर एक, जो अभी आप कह रहे थे ना, जंतर मंतर पर जब धरना प्रदर्शन हो रहा था तो वहां पर एक साधु के था, उसने क्या कहा कि मैं 80 लोगों का नरसंहार करके आया हूं, बाकी और आंकड़ा पूरा मैं नहीं कर रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड उसका यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो क्या यही YouTube चलेगा? पे तो क्या बहुत कुछ देख सकते हैं। राम क्या मंदिर को ऐसी गिराने चलेगा वाले, देश के अंदर राम मुसलमानों मंदिर के को गिराने नरसंहार की, की बात? राम लेकिन मंदिर मैं को कहता गिराने हूं की बात कि करने अगर वाले, कोई भी सर अगर सुनिए, किसी को मारने हाजी पीटने की नाजिम बात खान। करता है, ये गलत है। अगर किसी ने इंसान का कत्ल कर दिया तो गोया पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। मजहब इस्लाम इस बात को हाजी मानता नाजिम है। खान जी, आप शब्दों से इतना बरगलाते हैं ना भाई कि मैं क्या ही कहूं। हाजी नाजिम खान जी, YouTube की अगर आप बात करें तो YouTube पर इतने वीडियो पड़े हुए हैं 13-14 साल के बच्चों के, जो ये कहते हैं कि हमारी सरकार आने तो फिर हम देखेंगे, हमारी सरकार आने तो फिर हम YouTube राम मंदिर बैन करवा गिराएंगे। दीजिए। अरे तो फिर मैं भी तो वही YouTube कहती हूं, बैन बैन करवा करवा दीजिए। दीजिए। हाजी नाजिम खान जी, जब आपके अब पास जब सारी YouTube बातों का नहीं होगा सवाल तो है, वीडियो अपलोड नहीं हाजी होगी, कोई नाजिम इस तरीके खान का जी, मामला नहीं अगर बनेगा। आपके पास सारी बातों का जवाब है तो मुझे लगता है कि फिर आपको सवाल नहीं पूछने चाहिए, है ना? और आप मुझे ये बताइए, आप धर्म संसद की बात कर रहे हैं, अगर उन्हें सनातन बोर्ड चाहिए, उन्हें सरकार के पास जाना है, तो क्या 4 संत बैठ करके इस मुद्दे पर नाजिम खान से पूछेंगे कि हम बैठ करके बात करें या न करें? वक्फ बोर्ड आपको चाहिए, वक्फ बोर्ड को लेकर के यही तो बयान मैंने पढ़ा था। वक्फ बोर्ड को लेकर के कहते हैं कि पुनर्विभाजन और हिंसा की धमकी, ये किसका बयान था? साजिद रशीदी का बयान था। अब साजिद रशीदी वक्फ बोर्ड को लेकर के ये बयान देंगे, लेकिन सनातन बोर्ड को लेकर के 4 साधु संत बैठ करके बातचीत कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं होगा ना। राशिद शरीफ जी, रुकिए सर, आप राशिद शरीफ जी जरा ये बताइए कि भड़काने वाला बयान आप कहते हैं कि कोई भी दे वो गलत ही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गलत है, लेकिन ये उसमें टोपी दाढ़ी ढूंढना ये तो हमने नहीं किया ना। ये खुद एक व्यक्ति आए हैं, अब वो किसका पहनावा पहनते हैं, क्या बाल बढ़ाते हैं, इससे हमारा क्या लेना देना है? उन्होंने कुछ गलत कहा, हमने उसका बारे में सवाल पूछा है। अब कल किसी ने कुछ गलत कहा था, हमने उसके बारे में भी सवाल पूछा था। राशिद शरीफ जी 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 बिल्कुल, मैं धर्मगुरु जी हमारे बैठे हुए हैं, बड़े प्यार से, बड़े उससे आपको सलाम करता हूँ सर। सर, ये आप पे और मेरे पे जिम्मेदारी है सर कि इस तरीके की नफरत को खत्म करना है सर। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, इनको मालूम नहीं देश कैसा आजाद हुआ, आप और हम लड़े बोल के देश आजाद हुआ। इसको अपने को अब आगे लेके जाना है सर। अगर हमारे तेलंगाना में एक कानून पास हुआ है कि हिंदू मुसलमान जो करता है, अगर भड़काऊ भाषण अगर जो करता है, उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो इसी तरीके से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर स्टेट वाला इस तरीके का कानून ला ले, ताकि मैं और मेरे धर्मगुरु साथ में रह सके। बस मैं और मेरे धर्मगुरु हमेशा साथ एक थाली में खा सके। मैं वो देश देखना चाहता हूँ। हाँ, ये तो देश मैं देखना चाहता हूँ कि इस तरीके का बयान इस तरीके से नफरत फैलाना। मौलाना पिछले 3 डिबेट से मेरे साथ बैठे हुए हैं और क्या क्या बयानों पर बैठे हुए हैं। महबूब रजा और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरे दर्शक बहुत अच्छे से जानते हैं, सबका हिसाब जो लोग देखते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले 3 दिन से मौलानाओं की तरफ से क्या क्या बयान आए हैं, और उन बयानों को लेकर के हमने उनकी भरपूर निंदा की है, महबूब रजा। लेकिन अगर बार बार इस तरीके के बयान आएंगे और ये कहा जाएगा कि एक कौम शांत बैठी हुई है वरना 1 मिनट में देश में आग लगा दे, अरे ये देश तो महबूब रजा का भी है, मीनाक्षी रजत का भी है, मौलाना साजिद रशीदी का भी है। तो फिर अपने देश को आग में जलते हुए महबूब रजा ये मौलाना साजिद रशीदी देखना ही क्यों चाहते हैं? क्यों इन्हें हिंदुओं से इतनी दिक्कत है कि बार बार उनको जलाने की बात वो करते हैं? बांग्लादेश में जलते हुए देख करके उन्हें खुशी नहीं हो रही है? देखिए मोहतरमा, मैं तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि मैं मौलाना के बयान से बिल्कुल नहीं सहमत हूँ, ना हमारी पूरी कौम सहमत है। ये मौलाना जो साजिद रशीदी है, ये मीडिया का मैनेजमेंट किया हुआ आदमी है, मीडिया ने बनाया इसको। मौलाना आका जो बोल लेते हैं हमारे धर्मगुरु, सब मीडिया ने इसको बनाया। मुसलमानों के किसी भी प्रोग्राम में इनको देखेंगे नहीं कि रास्ते पे उतर करके कोई भी जलसा जुलूस में। मोहतरमा, आप सुन भी तो लीजिए, नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। मौलाना साजिद रशीदी जैसे जो है ना, बहुत सारे लोग इस हिंदुस्तान में है, उसमें हिंदू धर्म में भी है और मुसलमान धर्म में भी इस लोग है। सिर्फ धर्म का चोला पहन करके, धार्मिक लोग नहीं, मेरी बात पर गौर कीजिएगा।
एकदम ये धार्मिक है, सिर्फ धर्म का चोला पहन करके सिर्फ धार्मिक लोगों को जो है वर्गला रहे हैं, ये नफरत फैला रहे हैं। ये सब लोग एजेंट है, न जाने किसके एजेंट है। कुछ लोग जो मधुबनी में मार दिया मुसलमान को, आप सोच लीजिए वो कौन आदमी है। नवादा में मुसलमान समझ के मार दिया, वो कौन। सब तो देश में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा, सब तो इस किस्म की बातें कर रहा। ये तमाम लोग को, चाहे किसी भी जात का, धर्म को, सब पर जो है देशद्रोही का मुकदमा चलनी चाहिए। इसलिए कि देश की एकता, देश की अखंडता, देश की भाईचारा, देश की मोहब्बत, देश की अफवत, देश की सिमिलरिटी, बराबरी को ये लोग खत्म करने की कोशिश करते। सारे लोग पर होनी चाहिए, एक साथ मुकदमा होनी चाहिए, और सिर्फ बैठ करके बात करने से सब कुछ नहीं होना चाहिए। और शाहरुख खान को गद्दार करने वाला वो गद्दार शाहरुख खान है या नहीं, अगर गद्दार है तो उस पर भी मुकदमा दर्ज कर दीजिए। अरे मैं तो आपको बताई ना सर, पहले शुरुआत में मैंने आपको बताया दिलजीत दोसांझ की पिक्चर ही तभी आने वाली थी जब पहलगाम का अटैक हुआ। दिलजीत दोसांझ चीख चीख करके ये कहते रह गए कि भाई मेरी फिल्म बहुत पहले शूट हो गई थी, अगर ये रिलीज नहीं होगी तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो दिलजीत दोसांझ के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, किसी का धर्म देख करके उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और मैं यही कह रही हूँ कि मौलाना साजिद रशीदी ने जरूर शाहरुख खान का धर्म देखा। उसके बाद सौरभ दुबे, उन्होंने ये बात कही कि दो मुसलमान हैं इसलिए ये बवाल है। हमने नहीं देखा था दिलजीत दोसांझ का धर्म क्या है। दिलजीत दोसांझ का हिंदू है ना, सिख है ना, वो किसी ने नहीं देखा। उनके बारे में तो सबने यही कहा ना कि आप फिल्म कर रहे हैं एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ। कौन व्यक्ति थे वो? तो खुद कहते हैं कि हाँ मैंने फिल्म की थी, पहले शूट कर ली थी। उनकी बात देश ने नहीं सुनी। देश की भावनाएं होती हैं, देश की भावनाओं का सम्मान भी करना होता है, लोगों का सम्मान भी करना होता है। दिलजीत दोसांझ को बनाने वाले इस देश के लोग हैं और शाहरुख खान को भी बनाने वाले इसी देश के लोग हैं। सौरभ जी देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहली बात कि नेशनल टेलीविजन पे जो बात हो तथ्यों के साथ हो। आपने तो एक बार कह दिया कि इन्होंने कुछ गलत बोला होगा, मैं कभी गलत नहीं बोलता। अभी यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि पार्लियामेंट के अंदर धर्म संसद हुई। पार्लियामेंट के अंदर कभी भी धर्म संसद नहीं हुई। नहीं, आपने कहा संसद के अंदर धर्म संसद हुई। दिल्ली, हाँ तो दिल्ली के अंदर संसद जो है, सुन लीजिए, लेकिन सुन लीजिए जो आप अरे भाई समझने में दिक्कत हो गई होगी, समझने में दिक्कत हो गई अगली होगी, बात मैं सुन कहती लीजिए। हूँ, ठीक है, अच्छा आप आगे नहीं, बढ़िए। अगली हाँ। बात सुन लीजिए। एक व्यक्ति ने तो की वहां पर, एक व्यक्ति ने मौलानाओं को बैठा करके पार्लियामेंट के अंदर जो वहां पर बैठक की, जिसपे एच.एस. रावत साहब जिसका जिक्र कर रहे थे, जिस बयान के कारण उनको मार खानी पड़ी, जहां पर डिम्पल यादव जी भी बैठी थी, अखिलेश यादव जी, उन्होंने सारे मौलानाओं को बैठा था और इसका विरोध हुआ था कि पार्लियामेंट मत बोलो, जबकि वो मस्जिद का वाकया था, उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की थी एक महिला के ऊपर। अभद्र टिप्पणी के कारण जो है, एक चैनल है, वो नाम नहीं लेना आपके चैनल पे मुझे, उस चैनल पर वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने पीटा था। तो एच.एस. रावत जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है एच.एस. रावत जी को भी समझना चाहिए कि अभी भी हिंदू समाज के लोग, अभी वास्तव में जो आप कह रही थी, सही बात कह रही थी कि ना बाहर निकलते हैं, ना एफआईआर करवाते हैं, ना ही कोई इसके ऊपर प्रतिक्रिया लेते हैं। वो जिस प्रकार से उसको देनी चाहिए। देखिए ये तलवार कौन बांट रहे हैं? ये किस समुदाय से आए जिन्होंने तलवार बांटी है? आज के विषय पे आने दीजिए ना। नहीं, अभी ये सवाल है। सौरभ दुबे जी मैं सुन लेती हूँ। हाजी नाजिम खान जी किसने तलवारें बांटी, कहाँ बांटी, बताइएगा। गाजियाबाद के अंदर क्या तलवारें थी, क्या था मुद्दा? देखिए फिर वही बात आती है कि मुसलमान को फिर वही बात आती है, कूद जाता है, यानी कि तलवारें बांटी गई बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों की हिफाजत के लिए। पता करके आइए, या मुझे सब पता है, लेकिन अगर आप अगर मीनाक्षी हाजी नाजिम खान जी तो भाई देखिए गाजियाबाद के पुलिस प्रशासन थोड़ी देर पहले जब आप मेरे साथ एक और डिबेट में जुड़े थे, हाजी नाजिम खान जी जब एक और डिबेट में मेरे साथ जुड़े थे, तब आपकी तरफ से क्या कहा गया था? हाजी नाजिम खान जी, तब आपकी तरफ से ये कहा गया था त्रिशूल बांटे गए। मैंने उनको सीधे क्लियर किया था, भगवान किसका? शिव। भगवान शिव का वो अस्त्र है, वो शस्त्र है। बांटे नहीं गए, वो स्टेडियम की बात है, स्टेडियम के ऊपर थी, बांटे गए, स्टेडियम के ऊपर डिबेट थी। हाजी नाजिम खान जी, अगर वो बांटे गए तो धर्म से जुड़े हुए हैं, आपको फिर सिख में कटार पहनने से भी दिक्कत हो जाएगी। हाजी नाजिम खान जी, मेरे सिख भाइयों के अगर विचारधाराएं धर्म अलग हैं, उनकी संस्कृति अलग है, तो संस्कृति को समझने की कोशिश करिए, उसको भड़काने के तरीके से मत देखिए। हो सकता है किसी ने तलवारें दी, किसी ने त्रिशूल दिए, किसी ने, सर सुनिए, कटार दी, लेकिन वो किस लहजे में दी गई है, किस वजह से दी गई है, उसके पीछे की वजह तो जानिए। सोशल मीडिया पे इतनी चीजें सर्कुलेट होती हैं, आपको कैसे पता वो सही है? आपको कैसे पता वो सही है, सर्कुलेट हो रही है? मैं तो पूछा हूं कि एफआईआर क्यों हुई उनके नाम के लेकर, उनको जेल क्यों भेजा? मैं तो अपने उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को सलाम करता हूं, मैं अपने उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से सलाम करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक नफरती माहौल बनाने की लोग कोशिश कर रहे थे, उसको खत्म करा।
मैं तो बिल्कुल अपने प्रशासन की तारीफ करता हूं। भगवान शिव उस पर आपत्ति करना छोड़ दीजिए। मैंने कब आप ये कहा? बताइए, नहीं कर रहे हो? अरे कर रहे हो आप? अरे नहीं करनी दुबे चाहिए जी, आपको। दुबे आपको जी, नहीं करनी माहौल चाहिए। खराब मत करें। आप माहौल जैसे खराब लोग, कर रहे हैं। अरे देश संविधान माहौल से आप लोग चलने खराब दीजिए कर रहे हैं। भाई और देश आप संविधान लोग से लगातार चलने दंगा दीजिए। भड़काने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 1 मिनट में हम दंगा भड़का सकते हैं। आओ, तो एफआईआर हिम्मत दर्ज है तो कराइए निकल भाई, के आओ। उनके लिए हिम्मत है तो जेल निकल के बनी आओ। है, हाजी जेल नाजिम बनी है। खां, मैं कह रहा हूं चुनौती जेल देता हूं, बनी है भाई, चैलेंज बिल्कुल करता जेल भेजिए उन्हें, सारे क्यों नहीं लोगों भेज को रहे हैं आप चैलेंज जेल? करता हूं। भाई अगर हिम्मत देश है के तो अंदर निकल कोई के आओ। नफरत का माहौल 1 पैदा मिनट करने की नहीं, कोशिश आधे कर मिनट रहा में देख है लेंगे तो क्या उसके होगा। लिए भारत का लेकिन इस तरह कानून है, धमकाओ मत। हाजी भारत नाजिम का खान जी कानून और है। सौरभ फिर जी, पीस पार्टी आप दोनों बस ये कहते रहे। हाजी नाजिम खान जी रुकिए, अब आप दोनों रुकिए। ठीक है हाजी नाजिम खान जी और सौरभ दुबे जी, बस यहाँ पे पैनल में बैठ करके आप जाइए करके नहीं होगा। किसी को अगर करवानी है रिपोर्ट तो बिल्कुल आप सभी जाइए। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव